So students, now we are starting the competition topic, some basic concept in chemistry. तो इसमें ये आपके पास एक असाइनमेंट है जिसको हमने सॉल्व करना है. ठीक है, लेट मी शो यू दैट असाइनमेंट फर्स्ट. ये वाली पूरी असाइनमेंट है. ओके, और ये इसकी आंसर की. सो इसमें से कुछ एक सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं विच आई एम गोइंग टू सॉल्व. ओके, बाकी आपने खुद कर लेनी है एंड दैट डिस्कस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. तो ये जो असाइनमेंट शो करी मैंने आपको, उसमें से क्वेश्चन नंबर 19 सबसे पहले. क्वेश्चन इज the ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gases mixture is 1:4. आपके पास कोई मिक्सचर है. ओके, इसमें नाइट्रोजन और दूसरी कौन सी गैस है, दूसरी ऑक्सीजन. ओके, इनकी जो बायोमासेस रेशो है, बायोमास रेशो दी हुई है, बायोमास रेशो दैट इज 1:4. ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर रेशो निकालनी है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के डिवाइडेड बाय कितने मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के. ये वाली रेशो हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक, बायोमास रेशो गिवन है, उससे मॉलिक्यूलर रेशो निकालनी है. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बायोमास रेशो को एक डाटा में लेके जाओ, एक डाटा की फॉर्म में इंटरप्रेट करो. ठीक, लेट मास ऑफ ऑक्सीजन x, तो रेशो के अकॉर्डिंग मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी 2x. ठीक, नहीं 4x, क्योंकि तभी देखो इन दोनों की रेशो करोगे, वेट, इन दोनों की रेशियो करोगे तो आपके पास रेशियो यही बनेगा ना, बायोमास रेशियो. तो यही तो वो बोल रहे हैं. ओके, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज x, मास ऑफ नाइट्रोजन इज x, नाइट्रोजन इज 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन रहा है. नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो क्या बनेगी? नंबर ऑफ मोल्स x बाय, कैसे निकलता है नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास, ये गिवन मास है, बाय मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का, कितना होता है 32. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, दोनों के लिए देखने पड़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने बनेंगे? 4x बाय 28. ओके, क्लियर. और मॉलिक्यूलर रेशियो में क्या करना होता है ना, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, जितने मोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. सेम लाइक दिस. ओके, क्लियर. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैसे मतलब बाय मोल जो रेशो होती है वही मॉलिक्यूलर रेशो होती है, क्योंकि ये तो कॉमन कट ही जाना है. बस अब आपने मॉलिक्यूलर रेशो निकालनी है तो रेशो कर दो. ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या बनेगा? x by 32 into 6.022 into 10⁻23 divided by 4x by 28 into 6.022 into 10⁻23. ये कट गया दोनों, तो आपके पास क्या बन गया? x से x कट गया, क्या बना? 1/32 into 28/4. तो आपके पास ये बन गया 7/32. दिस इज द रेशियो. ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन रेशियो कितनी है? 7/32. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, और ये जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट आपके पास इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ द असाइनमेंट. व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8 solution of NaCl solution. ठीक है, आपके पास क्या है? दो सोल्यूशन है. एक आपके पास सोल्यूशन है 50 ml of 16.9% और दूसरी साइड आपके पास सोल्यूशन कौन सा है? 50 ml of 5.8% NaCl solution. ठीक है, आपको पता है ये AgNO3 का, आपको पता है इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास एक सोल्यूशन बनेगा. ठीक, कितना बनेगा? 100 ml सोल्यूशन, 100 ml बनेगा. और यू ऑल्सो नो वेरी वेल NaCl और AgNO3 आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं. सॉरी, न्यूट्रलाइज नहीं, प्रेसिपिटेशन बनाते हैं. कैसे? NaCl plus AgNO3 is going to give AgCl plus NaNO3. ओके, सॉलिड. ओके, तो ये आपके पास प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इसके. क्लियर. तो आपके पास ऐसा हो गया. तो अब इसमें हमने देखना क्या है, क्वेश्चन में दे आर सेइंग
व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, आपने AgCl कितना बना है इसका मास निकालना है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है 50 ml ऑफ 16.9% ऑफ दिस, ओके, एंड 50 ml ऑफ 5.8% ऑफ दिस, इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपने लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगाना है, दोनों में से देखना है कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, अगर हुआ तो ठीक, अगर ना हुआ फिर तो दोनों के में से किसी के अकॉर्डिंग भी आंसर निकाल दो, ठीक। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट हुआ इसके केस में, तब आपने क्या करना है, तब आपने लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग AgCl कितना बनेगा वो निकालना है, ठीक है। 50 ml ऑफ 5.8% NaCl में कितना NaCl होता है, परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 ml हैज NaCl कितना 5.8 ग्राम, तो 50 ml में कितना होगा, 50 ml में 5.8 डिवाइडेड बाय 2 हाफ हो जाएगा ना, ओके। तो ये आएगा 2.9 ग्राम, ठीक है, मतलब 2.9 ग्राम ऑफ NaCl। और सिमिलरली 50 ml और 16.9% में कितना AgNO3 होगा, कितने ग्राम होगा, तो इसको निकाल लेते हैं, इसको भी डायरेक्ट ही कर लेता हूं अब मैं, 8.45 ग्राम, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो आपके पास 2.9 ग्राम ऑफ NaCl रिएक्ट कर रहा है 8.45 ग्राम ऑफ AgNO3 के साथ। और वैसे स्टोकियोमेट्री क्या कहती है, स्टोकियोमेट्री कहती है NaCl का 1 मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करता है, ठीक है, और उसकी वजह से 1 मोल ऑफ AgCl बनता है, ठीक। ये वाला कंसेप्ट मैं अभी क्यों लगाने वाला हूँ, क्योंकि आपने लिमिटिंग रिएजेंट भी देखना होता है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो इसके अकॉर्डिंग भी निकल सकता है, इसके अकॉर्डिंग भी निकल सकता है। बट अगर दोनों में से जो अगर एक लिमिटिंग हुआ और दूसरा एक्सेस में हुआ, तो एक्सेस वाला तो पूरी तरह से रिएक्ट कर ही नहीं पाता, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना आंसर निकाल देंगे, है ना। तो हमने लिमिटिंग के अकॉर्डिंग निकालना होता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो पहले लिमिटिंग के लिए चेक कर लें, ठीक है, चेक फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक। तो 1 मोल ऑफ NaCl का मास होता है 58.5 ग्राम अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। 58.5 ग्राम ऑफ NaCl रिएक्ट करता है किसके साथ, AgNO3, कितने AgNO3 के साथ 1 मोल। 1 मोल ऑफ AgNO3 का मास कितना होता है, निकाल लें। AgNO3 का मास होगा, इस इधर साइड में निकालते हैं, Ag का होता है 108, नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन का 48, तो इसका टोटल बन गया आपके पास 170, ठीक है, तो 170 ग्राम। तो आपके पास 2.9 ग्राम ऑफ NaCl कितने AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, 170 डिवाइड बाय 5.85 इंटू 2.9। जब भी आपको जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सभी की मास दी हो ना, और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो पूछा हो, उसमें पक्का मान के चलना है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दाल में गाला, इट मींस उसमें आपके पास कोई ना कोई एक रिएक्टेंट लिमिटिंग हो सकता है, तो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है आपने, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज सिर्फ प्रोडक्ट के लिए तो एक ही काफी था, तो उन्होंने बाकी दूसरा क्यों दिया, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सोचते हैं कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट की फॉर्म में पहले देखना है कि नहीं देखना, डिवाइडेड बाय 58.5, इसको सॉल्व करने के बाद आता है 8.427 ग्राम, ठीक। मतलब 2.9 ग्राम ऑफ NaCl के लिए 8.427 ग्राम ऑफ AgNO3 लगता है, ठीक है। बट AgNO3 दिया कितना हुआ है 8.45, एक्सेस में है ना थोड़ा, इसको थोड़ा चाहिए तो इतना ही है 2.9 ग्राम को, बट ये तो थोड़ा एक्सेस में दिया हुआ, तो इट मींस आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आपके पास NaCl इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट NaCl है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा। तो बस अब निकाल दो। अब दिख रहा है आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये वाली जो इक्वेशन है, इस अकॉर्डिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, आपको साफ पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ NaCl मतलब 58.5 ग्राम ऑफ NaCl कितना AgNO3 बनाता है, AgCl बनाता है 1 मोल। 1 मोल कितना हुआ AgCl, 108 प्लस 35.5, ये बन गया 143.5 ग्राम। तो 2.9 ग्राम ऑफ NaCl कितना बनाएगा AgCl, 143.5 डिवाइड बाय 58.5 इंटू 2.9। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं कैलकुलेटर की हेल्प से, बट आपने नहीं करना, आपने सिर्फ बाय हैंड कैलकुलेशन करनी है। इंटू 2.9 डिवाइडेड बाय 58.5,
So this comes out to be 7.11 gram. 7.11 gram is the right answer. ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्योंकि इन्होंने राउंड ऑफ आंसर लिखा हुआ तो आप भी राउंड ऑफ ही लिखोगे, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27th। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयंस इन वाटर सॉफ्टनिंग। देखना, आज हम हाइड्रोजन चैप्टर में +1 में करेंगे कि हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करते हैं, हार्ड वाटर से कैल्शियम आयन रिमूव कैसे किए जाते हैं, उसमें करेंगे ये मेथड वैसे, पर फिर भी अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर exchanging ions in water softening is this. What would be the maximum uptake of calcium plus 2 ions by resin when expressed in mole per gram? कि जो रेजिन है वो कितने मोल ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयंस को एब्जॉर्ब कर सकता है पर ग्राम ऑफ रेजिन। रेजिन का फॉर्मूला क्या दे रखा है, C8H7SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये जो आयन एक्सचेंजिंग रेजिन होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने Na पॉजिटिव आयन को कैल्शियम प्लस 2 आयन से रिप्लेस करवा लेते हैं। मतलब, और एक कैल्शियम प्लस 2 आयन के लिए कितने रेजिन लगेंगे, 2। तो होगा क्या रिएक्शन आपके पास, फिर आपके पास ये जो पूरा एनायन है ये वाला, ऐसे दो एनायन जो हैं C8H7SO3 नेगेटिव कैल्शियम प्लस 2 आयन के साथ कंबाइन कर जाते हैं और 2 Na पॉजिटिव आयन निकल जाते हैं। तो इस तरह सारा का सारा हार्ड वाटर में जितना भी कैल्शियम आयन होता है वो सारा का सारा रेजिन एब्जॉर्ब कर लेता है। हम करते क्या है, हम हार्ड वाटर जिसमें आपके पास कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये रेजिन है, ठीक है, ये वाला रेजिन है, यहां से हम हार्ड वाटर डालेंगे जिसमें आपके पास कैल्शियम प्लस 2 आयन्स होंगे। ठीक है, क्लियर। तो नीचे से आपके पास वाटर ऐसा निकलेगा जिसके कैल्शियम प्लस 2 आयन्स रिमूव हो चुके होंगे, इसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। ये रफली समझा रहा हूँ आपको, इतना मतलब इतना भी सिंपल नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसको सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ कि ऊपर से आपने वाटर डालना है, उसके कैल्शियम प्लस 2 आयन रिमूव कर देने हैं, नीचे से सॉफ्ट वाटर निकलेगा। और कैल्शियम प्लस 2 आयन रिमूव कैसे होती है, रेजिन में दो रेजिन के मॉलिक्यूल एक कैल्शियम प्लस 2 आयन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने अंदर रख लेते हैं ऐसे इसके अंदर, और कैल्शियम रह जाता है और उसमें से सॉफ्ट वाटर निकलता है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर, इस वाटर में तो Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, तो हाँ Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है वो चलेगा, सोडियम नहीं होने और कैल्शियम नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि कैल्शियम वाटर को हार्ड बनाता है जिसकी वजह से वो लेदर प्रोड्यूस नहीं कर पाता विद वाटर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां से दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन को कितना रेजिन लगेगा, रेजिन के कितने मॉलिक्यूल लगते हैं, 2 मोल लगेंगे ना, अकॉर्डिंग टू स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन रिक्वायर रेजिन कितना, 2 मोल। ठीक है, बट रेजिन आपने आंसर निकालना है मोल पर ग्राम ऑफ रेजिन, इसके 1 मोल के लिए कितना रेजिन का ग्राम लगेगा वो निकालना है। ठीक है, नहीं उल्टा नहीं बोल दिया मैंने। What would be maximum ion uptake of calcium plus 2 ion by resin when expressed in mole per gram resin? कि 1 ग्राम रेजिन कितने मोल ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ये बताना है आपने। ठीक, तो यहाँ इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 2 मोल ऑफ रेजिन रिक्वायर नहीं, हाँ, एब्जॉर्ब कैल्शियम प्लस 2 आयन, कितने कैल्शियम प्लस 2 आयन एब्जॉर्ब कर लेता है 2 मोल ऑफ रेजिन, 1 मोल ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन। ये आपने मोल में रखना है, आपने रेजिन की अमाउंट को ग्राम में लिख जाना है। 2 मोल ऑफ रेजिन का कितना मास होगा, रेजिन का मॉलिक्यूलर मास है 208, इसका मॉलिक्यूलर मास 206 है, सॉरी नॉट 8। तो 2 मोल का कितना है, 2 × 206 ग्राम, 2 × 206 ग्राम ऑफ रेजिन एब्जॉर्ब कैल्शियम प्लस 2 आयन, कितना एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम प्लस 2 आयन, 1 मोल का मतलब कितना है, 1 मोल है ना, वो मोल में रखना है आपने। तो 1 ग्राम ऑफ रेजिन कितने कैल्शियम प्लस 2 आयन एब्जॉर्ब कर लेगा, 1 / 2 × 206, तो ये कितना बन रहा है, 1/512। ठीक है, मोल ऑफ कैल्शियम विल बी एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द रेजिन, यही आंसर निकालना था, मोल पर ग्राम ऑफ रेजिन। तो ये कितना आ गया है
हाँ ठीक है, 412, 1/412. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. Now the next question, this question is very very important. ठीक, what they are saying, at 300 Kelvin and 1 atmosphere pressure, 15 ml of gaseous hydrocarbon requires 375 ml of air containing 20% of oxygen by volume for complete combustion. कोई हाइड्रोकार्बन है, उसके 15 ml को, गैसेस हाइड्रोकार्बन है तो उसके 15 ml को 375 ml ऑफ एयर लगती है जिसमें 20% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन है फॉर इट्स कंबस्शन. आफ्टर कंबस्शन द गैसेस ऑक्यूपाई 45 ml. कंबस्शन के बाद जो गैसेस बनती हैं वो 45 ml ऑक्यूपाई कर रही हैं. अज्यूमिंग दैट द वाटर फॉर्म्ड इज इन द लिक्विड स्टेट. आपने ये अज्यूम करके चलना है कि जो वाटर बन रहा है वो लिक्विड स्टेट में बनेगा. द वॉल्यूम्स वर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. और जो वॉल्यूम मेजर हो रहा है गैसेस का, ये जो 45 ml, वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे मेजर हुआ है. द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, आपने हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना जिसको कंबस्ट कर रहे हैं. ठीक, इसमें देखो जितने भी गैसेस इन्वॉल्व हैं उन सभी के लिए कंडीशन यही है, टेम्परेचर की ये और प्रेशर की ये. टेम्परेचर और प्रेशर गैसेस के लिए मेंशन करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि आपके पास गैसेस का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर से वेरी करता है. ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसका हम ये मान लें फॉर्मूला CXH5. उसके लिए ऑक्सीजन लगता है, ठीक, और बनाता क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कंप्लीट कंबस्शन पे ये बनता है ना. इनकम्प्लीट कंबस्शन पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाता है, बट यहाँ पे तो ये बोल ही रहे हैं कि उसकी कंप्लीट कंबस्शन करवानी है. ठीक, कितने ml ऑफ हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबस्शन करवानी है? 15 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबस्शन करवानी है. और ऑक्सीजन कितना लगेगा? ऑक्सीजन कितना लगा ये भी दिया हुआ उन्होंने. उन्होंने बोला 375 ml ऑफ एयर लगी और उस एयर में 20% ऑक्सीजन है. तो 375 ml का 20% कितना बनेगा? इट विल बी 75 ml. तो इट मींस ये गिवन है, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि आपके पास 15 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए 75 ml ऑफ ऑक्सीजन लगी है. ठीक, बट इसको अप्लाई करने से पहले आपको इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री चाहिए. स्टोइकियोमेट्री में आपको बैलेंसिंग चाहिए होती है. ठीक है, तो इसको बैलेंस करें. यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y/2 आ जाएगा, क्योंकि इधर h कितने हैं y, इधर भी h y करने हैं ना. तो y/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे H2O को तभी YH2 बनेंगे. अब ऑक्सीजन कितने बन रहे हैं? ऑक्सीजन का कोफिशिएंट भी डिसाइड करना है ना हमने इन टर्म ऑफ x एंड y. और इसी x और y के लिए तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? ऑक्सीजन का कोफिशिएंट बनेगा x + y/4 बैलेंसिंग पे, x + y/4. ठीक है, ये बनेगा आपका ऑक्सीजन का कोफिशिएंट. ठीक, क्लियर. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और स्टोइकियोमेट्री से हमें बाय मोल रिलेशन पता लगता है. अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन को कितनी ऑक्सीजन लगेगी? रिक्वायर ऑक्सीजन कितनी लगेगी? x + y/4. ठीक है, इतनी लगेगी ऑक्सीजन, इतने मोल. ठीक, बट हमें तो वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है. अब हमने गैसेस स्टेट पढ़ लिया हुआ ना चैप्टर PV = NRT. जब वॉल्यूम R और T कांस्टेंट है सभी गैसेस के लिए, ठीक है, तो वहां से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. उस टाइम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट रिलेशन में चलते हैं, और सभी गैसेस के लिए प्रेशर R और T तो सेम है, क्योंकि हमने प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन चेंज होने देनी नहीं है, ये गिवन है. ओके, तो इट मींस 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर ऑक्सीजन दिस मच मोल्स. तो जो मोल का रिलेशन है वही वॉल्यूम्स का रिलेशन है. इट मींस 1 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर ऑक्सीजन कितनी? x + y/4 ml. जो मोल का रिलेशन चलेगा वही वॉल्यूम्स का रिलेशन चलेगा. ओके, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वॉल्यूम RT जो है ये आपके पास क्या है? वॉल्यूम R और T जो है ये कांस्टेंट है तीनों गैसेस के लिए. ठीक, 1 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर दिस मच ml ऑफ ऑक्सीजन. चलो ये आ गया. ठीक, और हाइड्रोकार्बन है कितना? 15 ml.
जिसको कंबस्ट करने के लिए आपने ऑक्सीजन देखी है कितनी, 15 ml के लिए कितना लगेगा, 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 ml, ठीक, ये लगेगी ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड, ठीक। बट ये तो गिवन थी, कितनी गिवन थी, दिस इज गिवन 75 ml, ये तो उन्होंने दे दिया था ना, 20% ऑफ, ये दिया हुआ 20% ऑफ इस एयर में 20% ऑक्सीजन है, तो इट मींस इसके अकॉर्डिंग हमने 75 ml निकाल लिया हुआ है। इट मींस इसकी वैल्यू गिवन है 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 इक्वल टू 75। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एक्स प्लस वाई बाय 4 इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहां से क्या बना 4x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये इक्वेशन बन गई। बट दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के लिए तो हमें दो इक्वेशन लगती हैं, ठीक है, तो इट मींस दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, दूसरी इक्वेशन बन सकती है आपके पास यहां से, इसके रिलेशन से, क्योंकि ये भी गिवन है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वाटर तो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ओनली गैसेस प्रोडक्ट है, और इन्होंने बोला गैसेस प्रोडक्ट कितना बन रहा है 45 ml, तो ये वाला रिलेशन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, x मोल, ठीक है, ठीक, तो जो मोल का रिलेशन है वही गैसेस के मोल, गैसेस के प्रेशर का वॉल्यूम का रिलेशन है, तो 1 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन विल प्रोड्यूस x ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 15 ml कितनी प्रोड्यूस करेगी, 15x ऑफ 50x ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, तो ये भी कर सकते हो, 15 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, 15x ml, ठीक है, बट ये भी वॉल्यूम गिवन है कितना, ये गिवन है 45 ml, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, ओके, तो x निकल गया, x निकल गया, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे कहां पे, एक मिनट रुकना जरा, तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y कम्स आउट टू बी 8, ठीक, और x और y तो सॉल्व करना था हमने, तो क्या आ गया आपके पास C3H8, ये बन गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। बट अगर मान लो आपके पास ये वाला सेकंड डाटा ना दिया होता, ये वाला कि आफ्टर कंबशन गैसेस ऑक्यूपाई 45 ml, अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब आप बोलोगे सर ये कैसे जी, मतलब एक ही इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, हाँ जी हो जाता, क्यों, क्योंकि देखो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, उसके बाद इस मेथड को बोलते हैं कि पुट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, तो जितने भी ऑप्शंस हैं तो इनमें से पुट करके देख लो, हमने एक्स और वाई जो है, जो डिनोमिनेटर में एक्स क्या आएगा, जैसे इसको इसके कंपेयर करें तो एक्स आएगा 4, वाई आएगा 8, तो वो पुट करके देखो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं होगा। आप देखोगे अगर एक्स को 3 पुट करें और वाई को 8 पुट करें फिर ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक, तो मतलब ये सेकंड इक्वेशन अगर आप नहीं भी बनाते जिससे एक्स की वैल्यू निकली है, तो भी आप सभी ऑप्शंस को पुट करके इस इक्वेशन में, ठीक है, पुट एंड ट्रायल मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तब भी आपका आंसर यही आना था, क्योंकि इन चारों में से यही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो इसलिए हमने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N लगाया इससे, क्योंकि अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, तो इसलिए जो बाय मोल रिलेशन है वही बाय वॉल्यूम लग जाएगा, ओके, गैस के लिए, क्योंकि अंडर सेम सेट ऑफ कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर आर तो कांस्टेंट ही है, V इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ओके, पहले मैं थोड़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बोल गया था, वो तब होता है अगर आपके पास V कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट किए हैं, तो उससे आपको पता लग गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो इसलिए जो बाय मोल रिलेशन चलेगा वही बाय वॉल्यूम का रिलेशन चलेगा अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 is done. Now next question is question number 31st. What they are saying 1.2 gram of a sample of sodium carbonate and sodium sulfate. आपके पास एक मिक्सचर है, आपको नहीं पता कि उस मिक्सचर में कितना सोडियम कार्बोनेट और कितना सोडियम सल्फेट है, हाँ आपने इसका टोटल कितना लिया, टोटल वेट आपने लिया 1.25 ग्राम, is dissolved in 250 ml of solution. आपने इसका सॉल्यूशन बनाया कितना, आपने इसका सॉल्यूशन 250 ml बना लिया,
ठीक है, 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेस। उसके बाद आपने देखा कि इस सोल्यूशन का अगर 25 ml लें, 25 ml लें, ठीक, तो वो जो है वो 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। एंड दे आर आस्किंग परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन दिस सैंपल। इस सैंपल में कितने परसेंटेज सोडियम कार्बोनेट है, मतलब 1.25 ग्राम में से कितने ग्राम जो है वो सोडियम कार्बोनेट की हैं वो निकालो, और कितने ग्राम जो है वो सोडियम सल्फेट की हैं वो निकालो, उसी से परसेंटेज निकलेगी ना। क्लियर कि 1.25 ग्राम में सोडियम कार्बोनेट कितना है और सोडियम सल्फेट कितना है। अब देखो, ये जो मिक्सचर का आपने सोल्यूशन बनाया, ठीक है, इस सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, तो वो तो आपको दिख ही रहा है कि सोडियम सल्फेट तो रिएक्ट करेगा नहीं हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं। दैट मींस ये जो इसका 25 ml, ये जो मिक्सचर का वॉल्यूम है, जो 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है वही सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज हो रहा है, बाकी तो यूज ही नहीं हो रहे। ठीक, तो इट मींस अब आपने यहाँ पे मोलैरिटी इक्वेशन लगानी है, मोलैरिटी इक्वेशन नहीं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगानी है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन ये क्या बनेगी, N1V1 इक्वल टू N2V2, ये होती है ना नॉर्मेलिटी इक्वेशन, N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक, तो एक साइड आपने H2SO4 ले लिया, दूसरी साइड आपको जैसे ये मैंने आपको बताया जो न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसमें सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही है, उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है आपने, तो दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ओके, क्लियर। इसका कितना N1 कितना है, तो हाइड्रोजन सल्फेट के लिए नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, इसका वॉल्यूम कितना लिया जो न्यूट्रलाइज हो रहा है 20 ml। N2 कितना है निकालनी है, यही तो निकालना है। और V2 कितना है, V2 आपके पास इसका कितना वॉल्यूम लगा था 25 ml, तो N2 की वैल्यू आ गई 0.1 इंटू 20/25, तो दिस कम्स आउट टू बी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/25, तो ये बन जाएगा 0.08 नॉर्मल। तो इट मींस ये जो सोल्यूशन बना है ना 250 ml, इसमें आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वेट, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितनी है 0.08 नॉर्मल, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 0.08 नॉर्मल। ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन से आप पता लगा सकते हो कि कितना सोडियम कार्बोनेट है इसमें। कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनाया आपने 250 ml, बट ये लीटर में चाहिए होता है, तो ये कितना बना 0.25 लीटर। ओके, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं यही तो निकालने हैं, ये आपका x हो गया। नॉर्मेलिटी कितनी आ चुकी है इसकी 0.08, तो आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक मिनट रुको, 0.08 इंटू 0.25, तो ये आ गया x की वैल्यू, x कम्स आउट टू बी 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, मतलब आपके पास इस सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट कितना है 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, बट आपको मास चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, आपको मास चाहिए। ठीक, तो मास कैसे निकलता होता है ग्राम इक्विवेलेंट से, ग्राम इक्विवेलेंट भी अमाउंट को एक्सप्रेस करने का ही एक यूनिट है। ठीक, रिलेशन है ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, नहीं, मास इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू, अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाई बाय द इक्विवेलेंट मास। जैसे मास निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना, मोल्स इनटू मोलर मास, कि कितने मोल्स हैं इनटू मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, उससे मास निकल जाता है सब्सटेंस का। सिमिलरली अगर आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन है, तो उसको इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस से मल्टीप्लाई करो तो उससे मास निकल आता है कि उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स का कितना मास होगा। ठीक, ये आपके पास रिलेशन होता है। ठीक, ये भी बेसिक रिलेशन से ही उलट पुलट करके ये क्वेश्चन, ये वाली इक्वेशन में जाती है। ठीक, अब ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ गए आपके पास सोडियम कार्बोनेट के 0.02। ठीक है, तो आपके पास ये रिलेशन लगाना है, मास आपने निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं 0.02, उसका इक्विवेलेंट मास कितना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मोलर मास तो हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट मास नहीं आपने सिखाया।
इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। ओके, और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, इसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट की वजह से 2Na पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे, और 2Na पॉजिटिव आयन का मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज बना, टोटल +2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 2। ओके, सिर्फ 2, ठीक। और इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास है इसका, मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का कितना है 106 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो ये कितना बना आपके पास 53। क्लियर, तो इक्विवेलेंट मास कितना बना 53। ठीक, बस अब निकाल दो मास, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना होता है सोडियम कार्बोनेट का, जैसे सभी मासेस का, सभी सब्सटेंसेस का मोलर मास फिक्स है ना, वैसे ही उनका इक्विवेलेंट मास भी फिक्स होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है 53। वो बात लगा कि इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मोलर मास की हेल्प से ही आप निकाल सकते हो। तो 53 से मल्टीप्लाई करो, कितना बना ये बना 1.06 ग्राम। ठीक, तो आपके पास सैंपल कितना है 1.25 ग्राम, उसमें से 1.06 ग्राम क्या है सोडियम कार्बोनेट, और इसकी परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज 1.06 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 1.25 into 100, यही है। ठीक, तो ये आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया 1.06, इसको सॉल्व करें 106 डिवाइड बाय 1.25, दिस कम्स आउट टू बी 84.8%। तो आपके पास सोल्यूशन में कितना सोडियम कार्बोनेट है 84.8%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39 था ये असाइनमेंट का। A mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentrated H2SO4। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH ओके डॉट 2H2O। इसमें जो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इन दोनों को ट्रीट किया है किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसको भी ट्रीट किया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और इसको भी ट्रीट किया H2SO4 के साथ। कितना, इसका 2.3 ग्राम है, इसका 4.5 ग्राम है, जिसको आपने ट्रीट किया। ठीक, अब पहले रिएक्शन देख लें। जो H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक, तो वो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकालेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकालो जरा, क्या बनेगा H2O, और बचा क्या, H2O निकलने के बाद बचा कार्बन मोनोक्साइड, साथ में कार्बन मोनोक्साइड निकलेगी। ठीक, क्लियर। उसके बाद सिमिलरली H2SO4 जो है वो 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ऑक्सैलिक एसिड में से क्या क्या निकलेगा जब इसकी डिहाइड्रेशन होगी, एक तो 2 वाटर ऑफ, जो ये वाले वाटर है ये SH निकलाएंगे, और साथ में ये भी वाटर प्रोड्यूस करेगा। कितने वाटर प्रोड्यूस करेगा 2, 4 वाटर, 2 इसकी वजह से, एक इसकी वजह से वाटर प्रोड्यूस होगा, नहीं नहीं एक नहीं, इसकी वजह से एक ही प्रोड्यूस होगा। ठीक, जो ऑक्सैलिक एसिड का ये वाला फॉर्मूला है इसकी वजह से एक वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके, और ये 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो SH ही बाहर आ जाएंगे, मतलब 3 वाटर प्रोड्यूस होंगे। ठीक, और बचा क्या इसमें से ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकालने के बाद बचा कितना, 2 कार्बन बचे हैं, 3 ऑक्सीजन। इट मींस उसकी वजह से एक कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ये जो वाटर है, ये सारा का सारा वाटर तो H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। उन्होंने बोला ना कि इवॉल्व्ड गैसेस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू KOH पैलेट्स। जो KOH पैलेट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होती हैं। ठीक है, इवन और थोड़ा बहुत अगर वाटर बच भी गया होगा जो H2SO4 ने एब्जॉर्ब नहीं किया होगा, वो भी सारा का सारा KOH पैलेट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, क्योंकि ये भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर में की होती हैं। तो बचेगा क्या, इन्होंने पूछा वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP। ठीक है, रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या है, कार्बन मोनोक्साइड। कितनी कार्बन मोनोक्साइड बनेगी ये पूछ रहे हैं ये इनडायरेक्टली। ठीक है, इसके 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड से कितनी कार्बन मोनोक्साइड बनेगी, सिमिलरली 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की वजह से कितनी कार्बन मोनोक्साइड बनेगी, ये पूछ रहे हैं ये। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी, वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, बचा गया कार्बन मोनोक्साइड, तो इसका पूछ रहे हैं। ठीक, तो बस निकाल लो। अब इसका आपको दिख रहा है कि अगर इसका 1 मोल लें,
1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी? 1 मोल ही। ओके, 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड मीन्स, इसका मास निकालते हैं, 2 × 1 + 12 इंटू 2 × 16 कितना बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास 14 + 32, दिस कम्स आउट टू बी 46 ग्राम। ठीक, तो 46 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड जो है स्टूडेंट्स वॉइस लैग आ गई थी। सो आई वाज सेइंग कि 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड जो है वो कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वो हमने रिलेशन यहाँ से रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया होगा ना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन ही है। ठीक, यहाँ पे H2SO4 को क्यों नहीं बैलेंस किया? क्योंकि ये सिर्फ ये एज सच रहेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक, तो इसके 1 मोल की वजह से कितना कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा वो ये है, और इसके 1 मोल की वजह से कितना कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा वो ये चीज है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। H2SO4 एज सच रहेगा, वो प्रोडक्ट साइड भी इतना ही है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन ही है। ओके, आप पूछ सकते हो कि आपने इक्वेशन तो बैलेंस करी नहीं, तो आपने सीधा स्टोइकियोमेट्री कैसे अप्लाई कर दी? बैलेंस्ड इक्वेशन के बिना तो स्टोइकियोमेट्री लगती नहीं है। ठीक है, बट ये बैलेंस्ड ही है, चाहेगा आप देख लेना इसको। ओके, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड है। 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड विल प्रोड्यूस हाउ मच कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 28 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 2.3, दिस कम्स आउट टू बी 1.4 ग्राम। इस 1.4 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड अगर रिएक्ट होगा तो उसकी वजह से कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी? 1.4 ग्राम। सिमिलरली अब इसकी देख लेते हैं। जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ये वाला, इस पूरे यूनिट का मास बता रहा हूँ, इसका होता है 126, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना। और आपके पास दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ, सिमिलरली ये तो हमने फॉर्मिक एसिड के लिए लगाया ना, अब हमने एसिटिक एसिड के लिए लगा लेना है। 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड कितना? 1 मोल। 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसके 1 मोल की वजह से इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, बस, तो इसका 1 मोल का मास कितना है? 126 ग्राम। तो 126 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल प्रोड्यूस 126 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड हाउ मच? 1 मोल। 1 मोल का मतलब 28 ग्राम। बट आपके पास एसिटिक एसिड लिया कितना था आपने? सॉरी, एसिटिक एसिड नहीं, ऑक्सैलिक एसिड है ये। वेट वेट वेट, ये गलत बोल गया मैं यहाँ पे, ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका 4.5 ग्राम अगर लेंगे तो कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी? 28 डिवाइड बाय 126 इंटू 4.5। तो इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 28 डिवाइड बाय 126 इंटू 4.5, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 ग्राम। ठीक, तो टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनेगी यही नहीं एब्जॉर्ब होगी, बाकी सब तो एब्जॉर्ब हो चुका होगा, यही तो पूछ रहे हैं। दी वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट्स एट एसटीपी, वो कितना होगा? आपने 1.4 + 1, तो कितना बन गया? ये बना 2.4 ग्राम। तो 2.4 ग्राम है जो रिमेनिंग रेजिड्यू है, तो 2.4 है, 2.4, इन्होंने 2.8 दी हुई है। आई थिंक इन्होंने शायद ऑक्सैलिक, ये वाला जो वाटर है ना, इसको नहीं कंसिडर किया होगा। हालांकि ऑक्सैलिक एसिड जो लेबोरेटरी में बनता है उसमें आपके पास ये होता है लेबोरेटरी में, तो उसको आप अकेला तो ले नहीं सकते ऑक्सैलिक एसिड जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो, या तो यहाँ पे लिखा होता एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड है, तो इसलिए आपका आंसर 2.4 ग्राम ही है। ठीक है, 2.8 तब आएगा जब आपके पास यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर निकाल दें, वो वाला ऑक्सैलिक एसिड लें। बट इन्होंने बोला तो हुआ ही नहीं एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड, तो हमें हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड ही लेना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको लेबोरेटरी में यही मिलेगा, तो आप इसी को वे करके लोगे ना। आपको मैं आंसर मैच करके दिखाता हूँ अभी इसका। जैसे यहाँ पे 126 नहीं आएगा ना, फिर अगर यहाँ पे वाटर ना हो ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्मूले में, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तब आपके पास 126 नहीं आएगा, तब इसका मास कितना होगा? इसमें से निकालो मास इसका। वाटर कितने थे? 2 थे ना इसमें, तो वो थे 32, तो 126 में से 32 निकल गया, तो कितना बचा? ये बचा 94।
नहीं 84, नहीं 94 ही। तो 94 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड 28। तो आपके पास 1 नहीं 4.5 कितना प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे नीचे 94 आ जाएगा। अब देखें, अब इसको करके देखते हैं तो ये बन रहा है, कई बार बोर्ड्स में भी में हो जाती है थोड़ी बहुत गलती, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उनके हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो, ये ऑप्शंस गलत हो। ये 4.5, अब यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.34। ठीक है, अब आपका टोटल जो है वो 2.8 बन जाएगा, यही बनेगी ऑप्शन। ठीक है, बट यहाँ पे एक गलती है कि इनको ऑक्सैलिक एसिड को एनहाइड्रस मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, अदरवाइज अगर ऑक्सैलिक एसिड मेंशन कर रहे हैं तो वो हाइड्रेटेड ही होता है लेबोरेटरी में, और अगर हाइड्रेटेड ही होता है लेबोरेटरी में तो आपने इसके मास के अकॉर्डिंग आपने बननी थी ना, तो वो यहाँ फिर 126 ग्राम ही आएगा। ओके, क्योंकि आपने इसको वे किया होगा, तो आपके पास ठीक, तो ये बन गया आपके पास 2.4 ग्राम। ओके, दैट्स इट। सो दिस इज योर आंसर। टोटल निकालना था तो इसकी वजह से बन रहा है, प्लस इसकी वजह से जितनी बन रही है वो 2.4 बन रही है, और यहाँ पे 2.8 क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 100 ml of oxygen and hydrogen kept at same temperature and pressure, कंडीशन सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। ओके, व्हाट इज ट्रू अबाउट देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या ट्रू है उनके बारे में, हमने क्या वही वाला मैंने लॉ बताना है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक, दोनों का 100 ml है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सेम होंगे। ठीक, क्लियर, अगर नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर से तो मोल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स में, एवोगाड्रो नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों साइड नंबर ऑफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये बिट्स में आया है, बिट्स 2018 में। ठीक है, बिट्स इज आल्सो अ गुड इंस्टीट्यूट, ये भी आपका NIT लेवल पे ही होता है ना। ओके, सो ये थे आपके पास जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हमने करे हैं, बाकी आपने जो रेस्ट ऑफ असाइनमेंट है वो कर लेनी है, उसकी आंसर की भी साथ में आपको गिवन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।